नाइन्थ क्लास के लिए JCERT द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र टर्म 1 सेट 2 साइंस विषय के लिए मैं दिग्विजय सर आपके लिए लाया हूँ इसका आंसर। 40 क्वेश्चन जो दिया गया है उसका आंसर। बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अंत समय का जो रिवीजन किया होता है वो बहुत काम आता है परीक्षा में, और अंत समय में आप जितना अधिक रिवीजन कर सकेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने में उतना ही ज़्यादा मजा आएगा आपको। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि कौन कौन सा सेट 2 का प्रश्न है और उसका क्या उत्तर लिखेंगे। हम लोग व्याख्या सहित इसको देखेंगे, बीच में इसको स्किप करके मत जाइएगा, पूरा देखिएगा तो पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं व्याख्या सहित इसको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। देखिए, पिछले सेट में भी यह था, मैंने बताया था कि स्पीड को मापने वाला स्पीडोमीटर, और जो यंत्र लगा होता है जिसके द्वारा दूरी मापी जाती है उसको कहते हैं ओडोमीटर, है ना। तो एक का क्या हो जाएगा, हो जाएगा ओडोमीटर। थर्मामीटर देखिए ताप को नापता है, और इनमें से कोई होगा ही नहीं। तो थर्मामीटर ताप को नापता है, स्पीडोमीटर स्पीड को नापता है, ओडोमीटर क्या करता है बताइए, दूरी को मापता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। देखिए, सरल रेखीय गति देखिए, सरल लोलक की गति कैसी होती है, सरल लोलक की गति देखिए, सरल लोलक की गति जो होती है इस तरह से होती है। तो एक रेखा में तो नहीं हुआ, ये ऐसे ऐसे जाएगा सरल लोलक की गति। दूसरा है इसमें सड़क पर कार की गति, सड़क पर जो कार की गति होती है वो रेखीय होती है, देखिए। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति होगी वो इस तरह से, सूर्य के चारों ओर देखिए, सूर्य है यहाँ, देखिए इस तरह सूर्य बना लीजिए, और पृथ्वी छोटी सी, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, किस तरह से, अंडाकार पथ में। तो ये भी नहीं होगा, ये एक रेखीय मतलब एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। आई तो जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है वो अंडाकार पथ में लगाती है। सरल लोलक की गति इस प्रकार से होती है, वह भी रेखा में नहीं है। तो एक कार की जो गति होगी सड़क पर कार की गति वो होगी एक सरल रेखीय गति का उदाहरण। तीसरा क्वेश्चन, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। देखिए, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहते हैं उसको, निश्चित दिशा। यहाँ पर क्या कह रहा है, इकाई समय में निश्चित दिशा, यहाँ पर दिशा निश्चित है। तो जब दिशा निश्चित है तो निश्चित दिशा यानी विस्थापन हो गया, निश्चित दिशा बटा समय, इकाई समय मतलब एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो चूंकि दिशा निश्चित हो गई तो ये सदिश राशि हो गया दिशा, यहाँ पर निश्चित दिशा, और इसीलिए चूंकि दिशा निश्चित है तो इसीलिए विस्थापन जो होगा वो सदिश राशि होगा, और इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन होता है। और सॉरी, विस्थापन नहीं, विस्थापन का मतलब ये इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग होता है ना, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है, याद रखिएगा, वेग कहलाता है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। देखिए, एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होगा शून्य, न कि धनात्मक न कि ऋणात्मक। चूंकि समान गति है, असमान होगी तब वो वहाँ पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। घटते हुए हो जाए तो ऋणात्मक, और एक मतलब गति अगर धनात्मक रूप से, गति अगर लगातार बढ़ता चला जाए तो धनात्मक होगा, लगातार घटता चला जाए तो ऋणात्मक होगा, लेकिन एक समान गति होगा तो शून्य हो जाएगा। चलिए पांचवा, संवेग कैसी राशि है। संवेग देखिए, संवेग जो होता है, संवेग का जो सूत्र होता है क्या होता है, द्रव्यमान और गुने वेग। तो द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो संवेग कैसी राशि है, तो चूंकि इसमें द्रव्यमान और वेग, चूंकि वेग से गुना होता है, और वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसीलिए जो संवेग होगा वह भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगा। तो संवेग कैसी राशि है, संवेग सदिश राशि है। छठा क्वेश्चन देखिए, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। देखिए, पल, जड़त्व, द्रव्यमान, संवेग, ये कहलाएगा जड़त्व। जड़त्व का मतलब ही होता है कि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पड़े रहना, अगर सोए हैं तो सोए रहेंगे, जगे हुए जगे रहेंगे, इस तरह से जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना और अवस्था परिवर्तन का विरोध करना, यह जड़त्व कहलाता है। ठीक है, चलिए छठा का सातवां, संवेग का ऐसा ही मात्रक। देखिए, अभी हमने आपको बताया था संवेग का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो द्रव्यमान गुने वेग, तो संवेग का जो ऐसा ही मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यानी कि संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, संवेग का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखिए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये है, सात का ये हो जाएगा। देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, आठवां क्वेश्चन, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रम से 6 किलोग्राम और 34 किलोग्राम हो, ए और बी के द्रव्यमान क्रम से 6 किलोग्राम और 34 किलोग्राम है, तो कह रहा है कि इसमें तो क्या ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, देखिए बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, दोनों का जड़त्व बराबर होगा, कि ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। बताइए, पिछले सेट में हमने देखा था कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा।
यहाँ पर कह रहा है ए का जो द्रव्यमान है वो 6 किलोग्राम है, तो ए का द्रव्यमान निश्चित रूप से, ए का द्रव्यमान जब कम है बी के द्रव्यमान से, बी का 34 है, तो ए का जड़त्व भी कम होगा, बी का जड़त्व ज़्यादा होगा। तो देखिए बी का जड़त्व, बी का 34 किलोग्राम है, तो बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। नौवां देखिए, नौवां क्वेश्चन है आपका, न्यूटन का कौन सा गति का नियम गति का वास्तविक नियम है। तो इसमें देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं, तो द्वितीय गति का जो नियम है वो गति का वास्तविक नियम है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए त्वरण का मात्रक हमने पढ़ा था ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक वही होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखिए बी है, तो बी हो जाएगा, इसका आंसर 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर है आपका, 11 नंबर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। उत्प्लावन बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दबाव बल, किसमें, इसमें हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी, बड़ा वाला जी, देखिए छोटा वाला जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, छोटा वाला जी जो होता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण, और बड़ा वाला जी जो होता है वो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, है ना, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, देखिए इसका ऐसा ही मात्रक निकालने का तरीका भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं फार्मूला, आप फार्मूला जानते हैं, बल बराबर होता है एफ, बल बराबर होता है बड़ा वाला जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको जी का पूछ रहा है, देखिए तो जी बराबर आप क्या कर सकते हैं, जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। ठीक है। एफ का फार्मूला एफ का तो जानते हैं मात्रक का तो न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का स्क्वायर है, और बटा m1 इंटू m2, तो m1 का भी किलोग्राम है, इसका भी किलोग्राम, यानी क्या हो जाएगा nm स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मात्रक हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सी है ना, सी में न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरक सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। चलिए 13 नंबर देखते हैं, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। देखिए यहाँ पर अभी इसी फॉर्मूला से हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए दो वस्तुओं, दो पिंड है, एक पिंड का मान लीजिए कि वजन m1 है और दूसरा पिंड का वजन जो है m2 है। तो कह रहा है कि दोनों पिंड के बीच अगर दूरी जो है उसको आधा कर दिया जाए। देखिए तो F बराबर, ये तो पहले वाला मान लीजिए कि पहले दूरी जो R था, पहले जो दूरी है R है, अब उसको R बटा 2 कर दिया जाता है, दूरी आधा कर दिया जाता है। तो G m1 m2 R के जगह पर R बटा 2 हो जाएगा, R बटा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर G m1 m2 बटा R स्क्वायर, और नीचे में जो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 के पावर भी 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो है आपका जितना है उतना ही यहाँ ये रह गया, और उसमें 4 से गुना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल है ये वाला बल जो है, अब जबकि दूरी जो है आधा कर दिया जाता है दो पिंडों के बीच, तो इसका मतलब क्या हो गया, बल जो है देखिए 4 गुना बढ़ गया, 4 से गुना हो गया ना, हाँ देखिए 4 से गुना हो गया, तो बल जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसमें आंसर देखिए 4 गुना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 4 गुना बढ़ जाएगा, 13 का ये हो जाएगा। 14 देखिए, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। देखिए द्रव्यमान जो होता है किसी पिंड वो कांस्टेंट होता है, कहीं भी ले जाइएगा, चांद सूरज कोई भी जगह पर ले जाइएगा, वो पृथ्वी सब जगह समान होगा, तो यहाँ समान हो जाएगा। जबकि भार जो है वो हर जगह बदलता रहता है, क्योंकि भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान वो स्वतंत्र है। 15 है, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर पदार्थ के कण जो है सिस्टमेटिक ढंग से सजा हुआ है, और उनके बीच जो है सो रिक्त स्थान बना हुआ है, तो ये पदार्थ के ठोस अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, ये पदार्थ के ठोस अवस्था को दर्शाता है। देखिए 16 नंबर, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। देखिए सुगंध आपको दूर से ही मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील हैं, गतिशीलता का पता चलता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसी कारण से सभी जगह पहुंच जाते हैं और अपना विशेषता को प्रदर्शित करते हैं, मतलब सुगंध वाले विशेषता को प्रदर्शित कर देते हैं, सभी जगह पहुंच जाते हैं आसानी से, तुरंत। तो इसलिए इसका डी हो जाएगा 16 का। 17 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। देखिए जल में, ऑक्सीजन में, लोहा में, तेल में। आप जानते हैं विसरण की गति सबसे तेज होती है, सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्र कण होता है गतिशीलता में वो गैस के कण होते हैं, और गैस के कण बहुत स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं, बहुत तेज़ी से गतिशील होते हैं, इसीलिए उसका विसरण सबसे तेज होगा। यहाँ पर देखिए गैस कौन है, ऑक्सीजन क्या है, गैस ही तो है,
तो इसीलिए गैस का जो विसरण होगा वो सबसे तेज होगा ऑक्सीजन का। यहाँ ऑक्सीजन मारेंगे। 18 है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, चूंकि गलाना है ना तो संगलन हो जाएगा, संगलन की गुप्त ऊष्मा होगी। बिल्कुल आसान है ये। अच्छा 19 नंबर देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन है ना। देखिए द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो 19 का फिर है 20 नंबर, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। जो वाष्प में बदल रहा है, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाएगी। देखिए 21 नंबर देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। जितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा और उसको आपको केल्विन में बदलना, के मतलब केल्विन में बदलना रहेगा, तो जान लीजिए कि उसमें आपको 273 जोड़ देना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 डिग्री है, अगर उसको सेल्सियस है 10 डिग्री सेल्सियस है और उसको केल्विन में बदलना है तो कितना केल्विन के बराबर होगा? तो क्या हो जाएगा 10 जोड़ 273 तो कितना हो जाएगा 283 केल्विन हो जाता। लेकिन यहाँ पर 0 में 273 जोड़ेंगे तो 273 ही ना होगा, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? 273 केल्विन के बराबर हो जाएगा। 22 डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। देखिए इस पिछले कक्षा में भी पिछले सेट में भी देखा था हमने। देखिए सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तीसरा है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। इसमें हो जाएगा सी आंसर, है ना। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं, परमाणु का भी विभाजन नहीं हो सकता है, वो सूक्ष्मतम होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं, उसका न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। यही है संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो 22 का सी हो जाएगा। 23 देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है। इसका अर्थ क्या है? देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, इसका अर्थ होता है क्या? देखिए ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम नहीं, ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। कि ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान 16 अधिक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के परमाणु से 16 गुना कम है। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परमाणु जो होता है वो, देखिए किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो हम लोग करते हैं कार्बन के परमाणु से उसका हम लोग तुलना करके निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। यही इसका आंसर होगा, तो इसका बी हो जाएगा। 24 है, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है कहलाता है। देखिए हम बता दें कि जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, सबसे छोटा कण जो होता है किसी भी यौगिक का, उसको कहते हैं अणु, और जो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है और सबसे छोटा कण जो होता है उसको कहते हैं परमाणु। यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटा कण, लेकिन स्वतंत्र रूप में रह सकता है तो उसको क्या कहेंगे? और उस यौगिक के सभी गुण को भी प्रदर्शित करता है तो, और स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है तो उसको हम लोग कहते हैं अणु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर अणु हो जाएगा। ठीक है, अणु। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुविक है? पिछले कक्षा में भी देखे थे, पिछले सेट में भी चतुर्परमाणुक है। चतुर्परमाणु का मतलब देखिए परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होनी चाहिए यौगिक में? 4 होनी चाहिए। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में है तो कैल्शियम का 1, कार्बन का 1 और इसका ऑक्सीजन का 3, तो 3 1 4 1 5 हो जाएगा। इसका ये नहीं होगा आंसर। देखिए अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, तो 3 1 4, यहाँ पर 4 है। हाइड्रोजन का 2, यहाँ 1 2 1 3 ही है। Na का 1, Cl का 1, यहाँ पर 2 ही होगा। यहाँ पर वो चतुर्पर में 4 परमाणु वाला, तो ये हो जाएगा NH3। देखिए 36 ग्राम जल को मोल में बदलने के लिए कहा था। मोल का जो फार्मूला होता है वो होता है गिवन द्रव्यमान गिवन वेट बटा एटॉमिक वेट WGST गिवन वेट। तो यहाँ पर देखिए 36 ग्राम जल, उसको मोल में बदलना है तो मोल मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 36 ग्राम जल को मोल में बदलना है तो गिवन इसमें जो वेट है वो है 36, गिवन 36 दिया हुआ 36 ग्राम जल, और इसका एटॉमिक वेट जो हो जाएगा किसका? जल का एटॉमिक वेट देखिए हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का जो देखिए यहाँ पर देखिए H2O, तो H2 तो 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 16 2 18 हो जाएगा इसका वेट। तो 36/18, 18 दूनी 36 2, तो यानी 36 ग्राम जल को मोल में बदलेंगे तो कितना मोल हो जाएगा 2 मोल होगा, तो 26 का 2 हो जाएगा आंसर। देखिए 27वां नंबर, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर नाइट्रोजन का पूछ रहा है, तो 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 5 मोल, तो n बराबर आप देते हैं गिवन वेट और बटा मैंने परमाणु द्रव्यमान, गिवन परमाणु द्रव्यमान और बटा हो जाएगा आपको उसका जो वास्तविक जो है एटॉमिक वेट है ना ये। तो यहाँ पर देखिए 5 मोल नाइट्रोजन का, 5 मोल नाइट्रोजन बोल रहा है, तो 5 तो पहले ही लिखा जाएगा यहाँ, n का मान 5 हो गया। और इसका बोल रहा है कि नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा 5 मोल का, यानी कि गिवन कितना होगा, तो वहाँ ऊपर में निकालना है हमको, वो ऊपर में हो मान लीजिए x मान लीजिए, अच्छा नीचे में जो हो जाएगा वो क्या हो N2, तो चूँकि नाइट्रोजन गैस है तो N2 लिखते हैं, तो x/N2, n का कितना होता है ना परमाणु एटॉमिक वेट, तो उसका होता है 14, तो 14 गुने 2 हो जाएगा, यानी x/28 हो गया यहाँ आपका x/28 हो गया। तो अब देखिए आप x/28 हो गया, तो आपको x का मान निकालना है, मतलब गिवन परमाणु द्रव्यमान कितना होगा उसका, तो 5 को 28 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, है ना। 8 5 40 हाथ में रहा 4 और 5 10 14, यानी 27 का हो जाएगा 140 U। तो 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना होगा 140 U होगा। उसके बाद देखिए कोशिका का बिजली घर, तो किस कोशिका का बिजली घर जो होता है देखिए अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का बिजली घर, क्योंकि यहाँ पर ही आपको वो एनर्जी उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, की निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना DNA और राइबोसोम होता है। तो यह भी क्या हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका भी उत्तर। अपना DNA और राइबोसोम होता है, याद रखिएगा इसको। तीसरा, किसी कोशिकांग को आत्महत्या की थैली, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, किस कोशिका को, तो देखिए इसमें अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो लाइसोसोम को क्या आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये आपने पढ़ा भी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण बैक्टीरिया होता है। 32 झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया अंतःद्रव्यी जालिका में होती है। 33 अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या होगी, तो अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका की संख्या कितनी होती है 2, अर्धसूत्री 2 भाग में बढ़ता है, 2 कोशिकाओं की संख्या, संतति कोशिकाओं की संख्या 2 होता है। एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, तो उस जीव के अंडों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक इसका आधा हो जाएगा। गुणसूत्र की संख्या अगर 18 है तो अंडा में उसका आधा हो जाएगा, 9 होगा। 35 पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है, तो खनिज जल और खनिज लवण का संवहन देखिए जाइलम, फ्लोएम, पेरेकाइमा, एस्क्लेरकाइमा, तो हो जाएगा जाइलम, है ना, जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जल, तो जल और खनिज लवण का संवहन जाइलम। रक्त एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है रक्त, देखिए कोशपेशीय तंत्रिका संयोजी मांसपेशी, तो रक्त एक उत्तक कैसा संयोजी उत्तक है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना, अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना कौन, ये पिछले सेट में भी था, अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना टेंडन, टेंडन हो जाएगा, न कि लिगामेंट, तंत्रिका, टेंडन। पैराकाइमा किसमें क्लोरोफिल हो, पैराकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है, क्या कहलाती है, तो क्लोरेन काइमा, है ना, पैराकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो क्लोरेन काइमा कहलाती है, याद रखिएगा क्लोरेन काइमा। अच्छा, किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है, देखिए विभज्योतक, है ना, किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है, विभज्योतक, ये याद रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है आपका, मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है। देखिए मुख गुहा की आंतरिक सतह जो होती है सुरक्षा के दृष्टि से चूंकि इसका निर्माण होता है, और जैसे कोई भी पदार्थ हम खाते हैं तो उससे कहीं हमारा जो मुख गुहा का जो नली है वह छिला नहीं जाए, तो इसीलिए इसका इस तरह से बनावट होता है कि जो हमारे मुख गुहा की रक्षा करे, उसकी सुरक्षा से संबंधित होता है, इसीलिए इसको संयुक्त उपकला उत्तक कहते हैं। और संयुक्त उपकला उत्तक का बना होता है मुख गुहा, और उसी को अंग्रेजी में कहते हैं एपिडर्मल। देखिए यहाँ एपिडर्मल तंत्रिका संयोजी पेशी है, तो एपिडर्मल हो जाएगा। मुख गुहा की आंतरिक सतह जिसको हम लोग जो बनी होती है संयुक्त उपकला उत्तक का, वो दरअसल कहलाता है एपिडर्मल। तो मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है, एपिडर्मल उत्तक की बनी होती है। चलिए इस तरह से आपका ये सेट 2 भी साइंस का 9वां क्लास का संपन्न होता है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, परीक्षा बहुत नज़दीक है, आप उसकी पूरी तैयारी कर लें, बार बार इसको देखें, रिवीजन करें, याद कर लें, इससे बहुत क्वेश्चन लाने की संभावना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।